प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसकी एक्सरसाइज है 1.2 और इसका सवाल नंबर है 3। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल जो है सवाल नंबर 2 जैसा ही है, लेकिन सवाल नंबर 2 में ये हमें जांच भी करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, लेकिन इसमें जांच नहीं करनी है, बस केवल एचसीएफ और एलसीएम के मान ही निकालने हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये भी है कि सवाल नंबर 2 में दो संख्याओं का निकालना था, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक खंड में 3-3 संख्याएँ दी हुई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही हल्का सवाल है। तो सवाल शुरू करते हैं बच्चों। तो सवाल नंबर 3 है, 3 का पहला खंड है। इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं वे हैं 12, 15 और 21। तो इन तीनों संख्याओं के ही हम गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के करते हैं और 12 के गुणनखंड हो जाएंगे ये 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 कटेगा 3 से 3 एकम 3, और 15 के भी कर लेंगे। 15 कट जाएगी संख्या 3 से, 3 पंजे 15 और 5 केवल 5 से ही कटती है, तो 5 एकम 5। और ये 21 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। ये 3 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21 और 7 कटता है केवल 7 से, तो 7 एकम 7। तो तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 बराबर 12 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के गुणनखंड हैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो ये बच्चों बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो इतना जो इधर का ये इसके गुणनखंड किए हैं, तो इन्हें डायरेक्ट भी हम इधर लिख सकते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं है अगर हल्की संख्याएं हैं तो यहाँ पर 21 के गुणनखंड हैं 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 में जो हमने किया था वो उसमें दो संख्याएं थी, और उन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड थे उसमें हम देखते थे कि दोनों गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में, कि जो भी संख्या कॉमन है उसे हम लिखते थे एचसीएफ में। लेकिन यहाँ पर देखना है, क्योंकि 3 संख्या है तो तीनों के गुणनखंडों में देखेंगे हम, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखते हैं, तो 2 इसमें है, इनमें नहीं है, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में है 3। तो इस 3 को हम यहाँ लिख लेंगे, और बाकी ये 5 और 7 भी इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल नहीं है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ हुआ इन तीनों संख्याओं का वो हुआ 3। तो अब हम इसका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जो तीनों संख्याओं में कॉमन है उसे तो हम लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो तीनों संख्याओं में कॉमन है तो एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, और गुणा 2 इसमें है बाकी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी लिखेंगे। ये वाला 2 इसमें है बाकी में नहीं है तो इसे भी लिखेंगे, और गुणा ये 5 इसमें है और बाकी और में नहीं है तो इसे भी लिखेंगे, और गुणा 7 भी अकेला है और इन दोनों में नहीं है 7 तो इसे भी हम लिखेंगे, और इनकी गुणा करके लिख देंगे। तो इनकी गुणा मैंने कर ली है, आप खुद करके देख लेना बच्चों। तो इन सभी गुणनखंडों की जो गुणा है वो आई है बच्चों 420। तो गुणा करके देख लेना खुद, मैंने कर ली है 420। तो इन तीनों ही संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है। तो एचसीएफ है इनका इन तीनों संख्याओं का 3, और एलसीएम है इन तीनों संख्याओं का 420। तो ये आंसर हुआ एचसीएफ और एलसीएम के जो भी मान है ये हमारे आंसर है। तो अगला खंड शुरू करते हैं। तो अगले खंड में जो संख्याएं हैं वे हमें दी हुई हैं 17, 23 और कितना है ये 29। तो और लिख सकते हैं यहाँ पर, और यानी कि दूसरे खंड में जो संख्याएं हमें दे रखी हैं वे हैं 17, 23 और
29। तो यहाँ पर तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके गुणनखंड तो बच्चों हो नहीं सकते। तो जब इनके गुणनखंड नहीं होंगे तो हम इन्हें इस तरीके से ही लिख लेंगे कि 17 को लिखेंगे 1 गुणा 17 और 23 को लिखेंगे 1 गुणा 23 और 29 को लिखेंगे 1 गुणा 29। तो HCF के लिए यहाँ पर देखिए बच्चों, HCF जब हम इसका निकालेंगे तो तीनों ही संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं तीनों संख्याओं के, तो इसमें जो है 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस 1 को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 1 हुआ। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं और उन सभी अभाज्य संख्याओं का हमें HCF यानी कि में से अगर हमें निकालना है तो उनका जो में से है यानी कि HCF है वो 1 ही आएगा। तो LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए देखिए यहाँ पर जो तीनों संख्याओं में कॉमन है उसे तो हम लिखेंगे ही। तो ये 1 है तो 1 को भी लिख लेते हैं चलिए। और इसमें जो है ये 17 और किसी संख्या में नहीं है, अकेला है तो इसे भी लिखेंगे। 23 अकेला है तो इसे भी लिखेंगे और 29 अकेला है तो इसे भी लिखेंगे। और इन तीनों संख्याओं की गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए मैं गुणा कर लेता हूँ। तो मैंने इनकी गुणा कर ली है बच्चों। तो यहाँ पर इनकी जो गुणा है 11,339 आई है। इनकी गुणा 11,339। तो मैं बता देता हूँ कि कभी कंफ्यूज हो जाओ कि गुणा किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी लंबी गुणा है तो मैं छोटी सी गुणा करके एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे मान लो ये जो गुणनखंड है हमारे पास ये इस तरीके से आ जाए कि 2 गुणा 3 गुणा 4 और बस इस तरीके से। तो इसकी जो गुणा है हम वो इस तरीके से करते हैं। चाहे किसी भी तरफ से कर लो, दोबारा से किसी में गुणा नहीं करनी है, कहीं से भी ले लो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, किसी भी तरफ से कर सकते हैं या बीच में से भी, कहीं से भी। तो 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और 3 चौक 12, 12 दूनी 24, किसी भी तरफ से करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू से करनी है या लास्ट से करनी है या बीच से करनी है, किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो ये खंड भी पूरा हो चुका है बच्चों। तो अगला खंड करते हैं। तो तीसरा खंड है इसका। तीसरे खंड में जो संख्याएं हैं वे दे रखी हैं 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो बच्चों इधर करके देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इनके गुणनखंड साइड में करने की आवश्यकता है नहीं। तो अगर बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमें उनके गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड हमें ऐसे ही पता है अभाज्य गुणनखंड, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर इन पे नहीं कटता है एग्जाम में। तो यहाँ पर 8 के जो गुणनखंड है वे हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3 यानी कि 3 तिया 9। और 25 के हो जाएंगे 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5 यानी कि 5 पंजे 25। तो यहाँ पर जो है इनका HCF निकाल लेते हैं। HCF तो इसमें 2 इसमें है, यानी कि इनमें भी कोई भी संख्या तीनों संख्याओं में कॉमन नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए जैसे मैंने अभी पिछले खंड में बताया था कि अगर कितनी भी हमें अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं तो उन अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक भी अभाज्य गुणनखंड इतनी संख्याओं में जितनी भी दे रखी हैं 2 या 3, इन सभी संख्याओं में अगर वो कॉमन नहीं है, अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं तो तीनों में ही कॉमन होनी चाहिए, वही संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर किसी वजह से अगर मान लो इन दोनों में होती और इसमें नहीं होती कॉमन वो संख्या, तो हम उसे यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो तीनों ही संख्याओं में कॉमन होनी चाहिए, ऐसी संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिसमें जो है जो संख्या इन तीनों में कॉमन हो। तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो तब हम HCF जो है 1 लिखते हैं बच्चों। कितना लिखते हैं? 1, क्योंकि 1 जो है इनकी सभी की गुणा में है, क्योंकि हम इसकी गुणा में 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी लिख सकते हैं गुणा 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसकी गुणा में भी 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका जो HCF है ऐसी संख्याओं का जिसमें अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, तो ऐसी संख्याओं का जो HCF है वो कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो अब इसका LCM निकालते हैं, LCM। तो LCM में देखिए बच्चों, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हें तो लिखते ही हैं, और जो नहीं होती हैं कॉमन उन्हें भी लिखते हैं। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो अभाज्य गुणनखंड है सभी ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर है 2 गुणा 2 और गुणा 2, तो कोई भी संख्या कॉमन इसमें है नहीं। तो 3 गुणा 3 भी ऐसे ही लिख लेंगे, और 5 गुणा 5 भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इस तरीके से गुणा कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मैं गुणा कर लेता हूँ। तो बच्चों मैंने गुणा कर ली है, तो इनकी जो गुणा है वो आई है 1800 यानी कि 1800। तो इन तीनों ही संख्याओं का जो LCM है वो आया है 1800। तो इस तीसरे खंड का भी हल हो चुका है, HCF आया है 1 और LCM आया है 1800। तो ये दोनों हमारे आंसर हुए। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 बच्चों मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सवाल नंबर 4 है HCF, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306,657, और बराबर में दिया हुआ है 9 दिया है। यानी कि HCF ब्रैकेट में जो 2 संख्याएं लिखी हुई हैं और बराबर 9 ये दिया है हमें। तो ये जो ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई है इसका मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं का, यानी कि 306 का और 657 का जो HCF है वो दे रखा है हमें 9, और LCM इन दोनों संख्याओं का, यानी कि LCM ब्रैकेट में जो संख्याएं लिखी हुई हैं वे यही हैं जो इधर दे रखी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF हमें दे रखा है 9, और इन दोनों ही संख्याओं का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। यानी कि 2 संख्याएं हमें दे रखी हैं और HCF हमें दे रखा है। तो हम LCM, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना है, तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका एक सूत्र होता है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यानी कि इससे ऊपर ही लिखा हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब यहाँ पे 2 संख्याएं तो ये दे रखी हैं और HCF दे रखा है, यानी कि 2 संख्याएं हमें दे रखी हैं, उनका गुणनफल कर देंगे, और HCF हमें दे रखा है, तो LCM बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये सवाल करते हैं हम शुरू। तो सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में दे रखा है HCF दे रखा है हमें 306,657, और बराबर में दे रखा है 9। यानी कि HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो हमें दे रखा है 9। यानी कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 306 और 657, और इन दोनों संख्याओं का HCF है 9। और इसमें पूछा गया है LCM भी इन्हीं संख्याओं का पूछा गया है, 306 और 657। तो इन दोनों संख्याओं का LCM हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक सूत्र हम यूज कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, सूत्र मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, सूत्र मैंने लिख लिया है, और यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो इन सभी के हम मान रख देंगे। और देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं की जो बात की गई है वो इन्हीं की बात की गई है कि हमारे पास जो है ये दोनों संख्याएं हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 और गुणनफल यानी कि गुणा और 657, और बराबर में हमें दे रखा है HCF, यानी कि सूत्र के अनुसार ये HCF का जो हमारे पास मान है वो कितना दे रखा है 9, और गुणा LCM का हमें मान निकालना है। तो LCM ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 9 से ये 306 कट जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ये संख्या। तो 9 तिया 27, और 30 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो 3 आ जाएगा, 6 के आगे तो 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 और गुणा 657 बराबर LCM, या लिख सकते हैं इन्हें LCM बराबर 34 और गुणा 657। तो LCM बराबर, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे बच्चों। तो चलिए मैं गुणा कर लेता हूँ।
तो बच्चों मैंने इन दोनों संख्याओं की गुणा कर ली है। इन दोनों संख्याओं की जो गुणा है वो आई है 22,338। इन दोनों संख्याओं की 34 की और 657 की जो गुणा आई है वो आई है 22,338। 22,338। तो इसमें अब हम लिख देंगे अतः, चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमें दिया था हम वैसे ही इसको लिख लेंगे। यानी कि LCM 306 और कोमा 657 बराबर आंसर आया है हमारा 22,338। तो ये हमारा आंसर है। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। तो इसमें सवाल नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक यानी कि प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत यानी कि प्राकृतिक एक ही बात होती है, संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n जो संख्या है वो हमें दे रखी है 6 की पावर n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करनी है कि होगी या नहीं होगी। यानी कि 6 की पावर n का जो भी मान होगा, क्योंकि n हमारे पास निश्चित है नहीं, क्योंकि n जो हमें दे रखा है वो प्राकृतिक संख्या दे रखी है। तो प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी हमारे पास होती है वो होती है 1, यानी कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर इस n के लिए, यानी कि n है प्राकृतिक संख्या, तो n का मान कुछ भी हो सकता है, 7 भी रख सकते हैं, 6, 7, 8 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम 6 की पावर मान लो 7 का भी अगर मान निकालेंगे तो बताना है कि जो संख्या आएगी कि वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो 6 की पावर 6 का मान भी निकाल के देख सकते हैं, 6 की पावर 2 का मान भी, 6 की पावर 3 का मान भी, 6 की पावर 8 का मान भी और 6 की पावर 9 का मान भी निकाल के देख सकते हैं। तो कोई सी भी घात अगर हम यहाँ पर रख के देखेंगे और 6 की पावर उतने का ही हम मान निकालेंगे तो जो संख्या आएगी उसे बताना है कि वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो अब हम इतनी सारी कैलकुलेशन करके तो देखेंगे नहीं बच्चों, तो इसके लिए जो है अलग तरीका है वो मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी संख्या हमें दे रखी है, तो मैं यही एग्जाम्पल लेता हूं जो इस सवाल में दे रखा है 6 की घात n। तो यहाँ पर n के स्थान पर अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, यानी कि जैसे मैं रख ही देता हूं कि 6 की पावर मान लो मैं n के स्थान पर प्राकृतिक संख्या 3 यूज करता हूं, तो यहाँ पर जो 6 की पावर 3 का मान है वो आएगा कितना, 216। करके देख लेना, 6 चंग 36 छक्का 216। तो यहाँ पर ये बताना था कि इसका जो मान है वो ये आया है, तो इसका जो मान है वो बताना था कि वो 0 पर समाप्त, वो संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो परीक्षण तो हमने यहीं पर कर लिया है, लेकिन सवाल सोल्व करके भी दिखाना है हमें। तो यहाँ पर जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका कारण मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो इकाई अंक है वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अब देखिए हम इस तरीके की कैलकुलेशन किए बिना ही पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जो भी हमें दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें दे रखा है 6 की घात n, तो यहाँ पर ये जो 6 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसके स्थान पर कोई और दूसरी संख्या भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही होगी। तो कोई भी संख्या हो उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 कटेगा, 3 से 3 एकम 3। तो जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है वे आए हैं 2 और 3, यानी कि अब देखिए ये 2 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वे हैं 2 गुणा 3। तो यहाँ पर इन गुणनखंडों में, अब ध्यान से देखना, इन गुणनखंडों में अगर ये संख्या, कौन सी संख्या बच्चों, 2 और 5, अगर ये दोनों संख्याएं शामिल होंगी इन गुणनखंडों में तो संख्या, ये जो भी संख्या होगी, जो भी संख्या आएगी उस घात का मान निकालने पर, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, यानी कि इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर इन दोनों में से एक भी अगर कोई सा नहीं है, जैसे मान लो 5 है 2 नहीं है, या 2 है 5 नहीं है, या फिर दोनों में से कोई सी भी नहीं है, तो वो ऐसी संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इन अभाज्य गुणनखंडों में ये 2 और 5 शामिल होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक भी अगर नहीं होता है
तो इस संख्या का जो भी मान होगा, जो भी इस घात का मान हम निकालेंगे वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो बस इसका यही हल है। तो देखिए हल किस तरीके से करते हैं मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चूंकि करके ले लेंगे, क्योंकि 6 की पावर n डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये हमने यहाँ पर निकाल ही लिए हैं, तो ये रफ कार्य ही समझो इसको, क्योंकि ये 6 के गुणनखंड हम साइड में करके नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही हल्की संख्या है। तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर यह इसको लिख सकते हैं कितना, 6 बराबर 2 गुणा 3। तो यहाँ पर दोनों पक्षों की जो घात है हम n लगा देंगे। तो दोनों पक्षों की घात n करने पर, तो दोनों पक्षों की घात n करने पर, तो दोनों पक्षों की घात n कर देते हैं। तो 6 की पावर n और बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की होल पावर, यानी कि कितनी आ जाएगी n। तो या इसको लिख सकते हैं 6 की घात n बराबर, ये देखिए दोनों संख्याएं जो है गुणा में है, तो ये जो घात है वो दोनों की अलग अलग लगा सकते हैं। तो 2 की घात n और गुणा कितना, 3 की घात n। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है 2 तो आया हुआ है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो है ये 2 और 5 मैंने बताया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 की घात 1 ही आएगी और 5 की घात 1 ही आएगी, कितनी भी आ सकती है, कोई भी। इसमें बता रखा है कि ये जो घात है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि कम से कम 1 होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सबसे छोटी 1 होती है हमारे पास। तो कम से कम 1 घात होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने 0 लगा दी, क्योंकि अगर मान लो नहीं आया है तो हम 5 ही, जैसे मान लो 5 की कमी है तो गुणा जो है 1 कर सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं 5 की घात 0। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि सबसे छोटी जो घात है हमारे पास वो 1 होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी कितनी ही आ जाए, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है दोनों की घात बराबर आए, यहाँ पर 3 आ रही है तो यहाँ 4 आ सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि 2 और 5 दोनों ही गुणनखंड इसमें शामिल हो जाएं, चाहे घात उनकी कितनी भी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 की पावर n तो आया हुआ है, लेकिन 5 की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 का तो इसमें पद है ही नहीं गुणा में। तो जब इसकी गुणा में, यानी कि 6 की पावर n के जो गुणनखंड हमने किए ये आए 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, और इसमें जो है 5 की पावर n नहीं है। तो इसलिए जो है इसका 6 की पावर n का जो भी मान होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। और 0 पर समाप्त होने के लिए मैंने बताया है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये दोनों ही गुणनखंड, दोनों ही अभाज्य गुणनखंड होने ज़रूरी है, यानी कि ये दोनों ही संख्याएं उन अभाज्य गुणनखंडों में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी संख्या। तो इसमें अब हम लिख लेंगे, इसलिए चूंकि करके लिख लेंगे, चूंकि 6 की पावर n के 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर n तथा 5 की पावर n, तो अब देखिए बच्चे दोनों ही शामिल होने चाहिए। तो हम इसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि दोनों ही अनिवार्य, यानी कि दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक, अगर इन दोनों में से एक अगर गुणनखंडों में आ जाता है तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये दोनों ही संख्याएं होनी चाहिए, तो दोनों ही अनिवार्य है। तो इसमें बाकी हमारा ये हुआ, चूँकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर n तथा 5 की पावर n नहीं है, अतः जो सवाल में हमें दे रखा था उसी के रूप में लिख लेंगे। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक
हिंदी में ही लिख देंगे शून्य। संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो बच्चों केवल बस इतना ही करना था इसमें। तो इसमें हमने जांच कर ली है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।